हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस के बारे में। ऐसी कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जो एक पैरालिसिस के पेशेंट को करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। अक्सर पेशेंट गलती क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो पैसिव टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट खुद का एफर्ट नहीं लगा रहा होता है और पेशेंट में रिकवरी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर फर्दर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं, एक्टिव और पैसिव टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। इन्हीं के बारे में डिटेल में हम फर्दर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दो टाइप्स की एक्सरसाइजेस होती हैं, एक्टिव एक्सरसाइजेस, पैसिव एक्सरसाइजेस। एक्टिव एक्सरसाइजेस क्यों ज़रूरी होती है पेशेंट को करने के लिए, वो मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है, उसके ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट आता है या फिर हेमरेज होता है। उसकी वजह से ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। अब सारी कहानी रह जाती है ब्रेन को सिखाने की। ब्रेन को दोबारा से रेपिटेशन की हेल्प से सिखाना होता है, क्योंकि ब्रेन अगर सीखना स्टार्ट करता है दोबारा से तो ब्रेन के पास कैपेबिलिटी होती है, जो हेल्दी ब्रेन है वो आपके लॉस्ट पार्ट जो ब्रेन का काम अब नहीं कर रहा है उसकी फंक्शनिंग को भी संभालना शुरू कर देता है। इसी तरीके से किसी भी एज में आप लर्निंग कर सकते हो, आप रेपिटेशन से सीख सकते हो, ब्रेन के पास एक काबिलियत होती है। अब जब भी पेशेंट को स्ट्रोक होता है, या तो हेमरेज होता है या क्लॉट होता है या कोई चोट लगी, उसकी वजह से पेशेंट का अब बॉडी में मूवमेंट्स नहीं हो पा रही, हो सकता है पेशेंट की लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड है, हो सकता है राइट साइड में दिक्कत है, या कमर के नीचे भी मूवमेंट में लॉस हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो इंजरी हुई है वो कहाँ पे हुई है। ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट या हेमरेज हुआ है, या कोई स्पाइनल इंजरी है, कमर पे कोई चोट लगी थी, गर्दन पे कोई चोट लगी थी, जिससे आपकी स्पाइनल नर्व्स के ऊपर दिक्कत आई है। तो डिपेंड करता है कि इंजरी कौन से एरिया में हुई थी, किस टाइप की थी और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था, वो डिसाइड करता है कि आपकी फंक्शनिंग कितनी ज़्यादा हैम्पर होगी। तो अगर किसी के मान लीजिए राइट साइड ऑफ द ब्रेन में क्लॉट या हेमरेज हुआ है तो पेशेंट की लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो सकती है। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि उसके हाथ पैर दोनों की मूवमेंट चली गई है, बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है। तो पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हुए उसको एक्सरसाइजेस समझाई जाती हैं। अब इनिशियली जब पेशेंट बेड रिडन होता है, बिल्कुल बेड पे होता है, मूव नहीं कर पा रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को करवाई जाती है पैसिव एक्सरसाइजेस। पैसिव एक्सरसाइजेस और एक्टिव एक्सरसाइजेस में बहुत छोटा सा अंतर है। दोनों ही टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें मसल की मूवमेंट करवाई जाती है, लेकिन उस दोनों ही टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस में जो माइनर सा डिफरेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको कैसी एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सको। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है, अभी उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मूवमेंट बिल्कुल है ही नहीं बॉडी में, तो उस कंडीशन में पैसिव एक्सरसाइजेस की इम्पॉर्टेंस होती है। जब तक पेशेंट खुद का एफर्ट लगाना स्टार्ट नहीं करता, उसके मसल्स में कोई अकड़न ना हो जाए, मांसपेशियाँ सूखने ना लग जाए, या बिल्कुल वहाँ पर ऐंठन बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए, इसलिए पेशेंट के जितने भी केयर टेकर्स हैं या घर वाले होते हैं उनको एक्सरसाइज करवानी ज़रूरी होती है। तो पेशेंट को, अगर पेशेंट उठ बैठ नहीं पाता है, लेटे लेटे ही उसकी मांसपेशियों की मूवमेंट करवाना ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है, लेटा हुआ है, तो उसकी अगर आर्म बिल्कुल मुड़ी हुई रहती है तो उसको आपको सीधा करवाना है, पीछे लेके जाना है, उंगलियां खोलना है, बंद करना है। अब पैसिव एक्सरसाइजेज में क्या होता है, एफर्ट ज़्यादा केयर टेकर का लग रहा होता है, उसकी खुद की एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि दम वो लगा रहा होता है। अब जब पेशेंट की कंडीशन एक बार चलने फिरने लायक हो जाती है, उठ बैठने लाइक हो जाता है, अपना थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर देता है, मान लो कि थोड़ा सा सपोर्ट से ही उसने चलना शुरू कर दिया या हाथ थोड़ा सा लिफ्ट कर लेता है, उस कंडीशन के अंदर उसको एक्टिव एक्सरसाइजेस की तरफ शिफ्ट करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम पेशेंट को दोबारा से चलाना चाहते हैं, उसके हाथ में मूवमेंट वापस लाना चाहते हैं, उसको दोबारा इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसके ब्रेन को दोबारा सिखाना पड़ेगा। अब मान लो कोई पहले
हाउसवाइफ थी और अब वो पैरालिसिस की पेशेंट हो चुकी है, उसका लेफ़्ट साइड बिल्कुल पैरालाइज हो गया है, कुछ मूवमेंट है अभी उसके हाथ के अंदर, थोड़ा सा लिफ्ट कर लेती है, उंगलियां हल्की खोल लेती है, बंद थोड़ी सी कर पाती है। तो उस कंडीशन में उससे दोबारा से वो काम हमें स्टार्ट करवाने हैं जो वो पहले कर रही होती थी। तो अगर कोई हाउसवाइफ है, मान लीजिए वो डस्टिंग करती थी, अपना घर का छोटा छोटा काम खुद से ही करती थी, तो उन्हें दोबारा से वही काम करवाना एक्सरसाइज के फॉर्म में हमें स्टार्ट करवाना होता है, क्योंकि ब्रेन को याद है किस तरीके से मैं ये काम करती थी। अब अगर मान लो डस्टिंग करना है तो हाथ में आप कपड़ा पकड़ सकते हो, उसको इस तरीके से मूव करवाओ। कुछ भी आपको अगर रोटी बेल रहे हो तो बेलन को पकड़ के मूवमेंट स्टार्ट करो एक हाथ की सपोर्ट से। तो उससे क्या होगा, ब्रेन के पास मेमोरी ऑलरेडी है उस चीज़ को करने की। अब जब वो दोबारा से वो काम शुरू करता है तो हाथ में मूवमेंट पहले से बेटर आने लगती है। तो जब भी हम साई संजीवनी में ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट करते हैं, ब्रेन के लिए जितना भी ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट किया जाता है ताकि ब्रेन दोबारा से सिग्नल भेजना शुरू करे और हाथ पैर को चलाने के लिए कमांड दे, उसके साथ साथ अगर हम पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइजेस पे ले आते हैं, पेशेंट का खुद का एफर्ट लगवाते हैं, तो पेशेंट में रिकवरी बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। अब कल ही मैंने पेशेंट एक देखी हैं, ओपीडी में आई थी और पेशेंट को जस्ट पोस्ट डिलीवरी पैरालिसिस हुआ था। डिलीवरी के 2 दिन के अंदर में एकदम से स्ट्रोक हुआ और पेशेंट के ब्रेन के अंदर क्लॉट जनरेट हुए और पेशेंट अब पैरालाइज्ड है। कुछ मूवमेंट कर पाती हैं, थोड़ा चल पाती हैं, हाथ थोड़ा सा लिफ्ट कर पाती हैं। तो उन्हें मैंने यही रिकमेंड किया है कि आप अपनी एक्टिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारा जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, खाने पीने में जो चेंजेस बताए गए हैं वो साथ में शुरू कर दिए हैं, पेशेंट को अच्छा हाई प्रोटीन पे रखा गया है, साथ में उनको एक्टिव एक्सरसाइजेस रिकमेंड किया है। अब उनके हस्बैंड जो एक्सरसाइजेस करवा रहे थे वो क्या कह रहे थे, मैम आपकी वीडियोस में हमने एक्सरसाइजेस देखी हैं, हम वही करवाते हैं। बट वहाँ पे एक छोटी सी गलती पेशेंट के एंड पे हो रही थी। अब पेशेंट के हस्बैंड क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज तो वही करवा रहे थे जो हमने बताई है, लेकिन एफर्ट अपना लगवा रहे थे। अब पेशेंट को एल्बो से सपोर्ट करके वो मूवमेंट खुद से करवा रहे थे, जबकि मैंने जब उन्हें सिखाया और पेशेंट का मैंने खुद से देखा कि कितना हाथ में स्ट्रेंथ है, तो मैंने जब एल्बो पे वहाँ पे प्रेशर दिया और पेशेंट को बोला दम लगाने के लिए, तो पेशेंट खुद से अंदर और बाहर की तरफ ले जा पा रहा था। हमें जस्ट सिर्फ हल्का सा सपोर्ट रखना है, जोर के पकड़ के खुद से एक्सरसाइज नहीं करवानी है। जिस कंडीशन में पेशेंट खुद से एक्सरसाइज कर पा रहा है, हाथ को यहाँ से ग्रास्प करते हुए बस होल्ड करना है और बाहर की तरफ दम लगवाना है, अंदर की तरफ लेके आना है। आप जब भी ये प्रैक्टिस करोगे, पेशेंट से करवाओगे, आप क्या देखोगे, पेशेंट का खुद का एफर्ट ज़्यादा होगा और आपको दम कम लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम इस तरीके की एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाते हैं, पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि ब्रेन सीखता है। अब ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि पैरालिसिस जो बीमारी है, मांसपेशियों की बीमारी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मांसपेशियाँ आपकी पहले भी ठीक थी, कभी भी उनमें कोई अकड़न नहीं थी, ऐंठन नहीं थी, मूवमेंट पूरी थी, आप सब काम करते थे। अचानक से जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आया, हेमरेज हुआ या आपको चोट लगी थी मान लीजिए, तब उसके बाद आपकी मूवमेंट में हिंड्रेंस आई है, तब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है। उससे पहले आप बिल्कुल नॉर्मल थे, हेल्दी थे। तो जब ये हाथ पैर की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हुई, रुक गया हाथ पैर चलना, तब जाके पेशेंट हर एक छोटे काम के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होता चला गया। लेकिन अब पेशेंट को हमें दोबारा रिकवर करवाना है। तो जब भी हम साई संजीवनी में आपका ट्रीटमेंट साथ में शुरू करते हैं, फोकस हमारा हमेशा यही रहता है कि पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइजेस की तरफ पुश किया जाए। पेशेंट खुद से दम लगा पा रहा होता है, लेकिन जब उसके घर वाले उसे सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो पेशेंट क्या करता है, खुद से एफर्ट लगाना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है मुझे एक्सरसाइज करवाई तो जा रही है, वो अपना दम नहीं लगा रहा होता है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट में रिकवरी स्लो हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियों की सिर्फ मूवमेंट करवाने से कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। ये आज आप अच्छे तरीके से समझ लो। हमें सिर्फ ब्रेन को ट्रेन करना है, दोबारा से सिखाना है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई हम कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्रेन हेल्दी है उसको ज़रूर सिखा सकते हैं, ताकि आपकी दोबारा से फंक्शनिंग को वो वापस ले आए। और वो सीखेगा कैसे, रेपिटेशन से। रेपिटेशन से, बार बार सिखाने से ब्रेन के पास काबिलियत होती है सीखने की, बस हमें उसको मौका देना है। तो मेडिसिन की मदद से, डाइट की मदद से और एक्टिव एक्सरसाइजेस की मदद से पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर कर जाता है।
अब मान लीजिए किसी का हाथ सिर तक चला जाता है, तो उससे आप क्या एक्सरसाइज करवाओगे? उसे बोलो फिंगर टिप्स पे हल्का सा ऑयल लो और इस तरीके से जैसे मालिश करते हैं उसको मूव करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से पेशेंट के ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं मेमोरी थी कि पहले मैं किस तरह से हेड मसाज करता था, करती थी, तो पेशेंट का ब्रेन दोबारा से सीखना शुरू करता है। अब मान लो पेशेंट को छोटा छोटा सामान उठाने में परेशानी हो रही है, तो उसके पास कॉइन्स आप रख दीजिए, फिंगर फाइन मूवमेंट्स के लिए कॉइन्स को ग्रैस्प करके साइड पे रखना, दोबारा से उसे पकड़ के फिर से साइड पे रखना, वापस रखना। तो इसमें हम क्या करवा रहे हैं, आप जहाँ भी समझोगे थोड़ा क्लियरली उसे डीप स्टडी करोगे, तो जो भी हमारा फोकस है, हमारा फोकस एक्सरसाइज का उस टाइप ऑफ एक्सरसाइज का है जो एक एक्टिविटी के फॉर्म में है। ब्रेन ताकि सीखे, ब्रेन को हमें सिखाना है। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों के रिंग वाले टॉयज आते हैं, उठा के साइड रखना है, डालना है, उसके अंदर क्या किया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, रेपिटेशन करते हैं, बार बार रिपीट करके वो सीख जाते हैं, उनका ब्रेन बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। तो पैरालिसिस के पेशेंट के साथ भी यही एक परेशानी दोबारा से आ जाती है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं रेपिटेशन की मदद से। बार बार उन चीज़ों को करवाने के लिए जो हमें पेशेंट से दोबारा करवानी है, वो मदद करती है पेशेंट को रिकवर करवाने में। अब मान लीजिए आपको नॉर्मल अपने लाइफ में वापस आना है, अपना वॉक करना है, चलना फिरना है, तो पेशेंट को अगर आप उसी तरीके से वॉक करवाओगे, उसे चलाते रहोगे, उसका ब्रेन दोबारा से चलना सीख जाएगा, क्योंकि वो कमांड भेजना शुरू करेगा। आप थोड़ा सा एफर्ट लगवाओगे पेशेंट को चलाने में, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा इनिशियली, अगर पेशेंट अकेले नहीं चल पाता है, क्योंकि पेशेंट अगर बैठा रहता है, कोई भी एक्सरसाइज ट्रीटमेंट के साथ नहीं करता है, उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है। मेडिसिन अपना काम कर रही हैं ब्रेन पे, ब्रेन से सिग्नल दोबारा भेज रही है, लेकिन आपके मसल्स रेडी ही नहीं है उसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि मसल्स के अंदर ऐंठन ही इतनी ज़्यादा है। तो मसल्स के अंदर अगर ऐंठन बहुत ज़्यादा हो रही है पेशेंट के अंदर, वहाँ पे आप लाइट हैंड से मसाज करोगे। मान लो फिंगर्स बिल्कुल क्लोज रहती हैं, तो आप पहले उसको पूरा सीधा करोगे, फ्रंट पोजीशन में उसको लाए करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथ से सिर्फ ऑयल अप्लाई करोगे। ऑयल अप्लाई करने का बस एक छोटा सा पर्पस है, ऐंठन को दूर करना और थोड़ा सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, इसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं है। क्योंकि अगर ब्रेन के अंदर परेशानी है तो मालिश करने से क्या ब्रेन ठीक हो जाएगा? नहीं, लेकिन मांसपेशियों में अकड़न ना आए, सर्कुलेशन आपकी अच्छी बनी रहे, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि लाइट हैंड से मसाज आपको करनी है, बहुत जेंटली करनी है, दबा के मालिश नहीं करनी है, क्योंकि पेशेंट के अंदर सेंसरी लॉस देखने को मिलता है, उसकी स्किन पे सेंसेशन नहीं होती है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ठंडा गर्म महसूस नहीं हो पाता, उसको दबाव का भी पता नहीं चलता कि कितना प्रेशर डाल रहे हो। अब उस कंडीशन में अगर आप पेशेंट की दबा दबा के मालिश करोगे तो नुकसान क्या होगा, उसकी जो बोन्स हैं अगर वो वीक हैं, वहाँ पे फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो कभी भी ज़ोर के दबा के मालिश नहीं करनी है, जस्ट लाइट हैंड से जेंटली ऑयल को अप्लाई करना है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। अगर किसी को कंधे में दर्द रहता है तो सर्कुलर मोशन में लाइट हैंड से मसाज करके वहाँ पे थोड़ी सी सिकाई करके उनको हल्की हल्की मूवमेंट करवाने के लिए बोलना है। तो इस तरीके से पेशेंट की अकड़न में आराम आ जाता है और पेन में भी आराम मिल जाता है, और पेशेंट की बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है एक्सरसाइज करने की। खुद से पेशेंट खुद से एफर्ट लगाना शुरू कर देता है, खुद से वो कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि मांसपेशियाँ थोड़ी फ्लेक्सिबल होने लगती हैं। मांसपेशियाँ सूखे ना, कोई ऐंठन ना आए, इसलिए मसाज के लिए एडवाइस किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइज का बेनिफिट रहता है पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर, और किस कंडीशन में कौन सी हमें एक्सरसाइज करवानी है। जब पेशेंट टोटली बेड रिडन है, खुद से एफर्ट नहीं लगा पा रहा है, वहाँ आपको अपना एफर्ट लगवाना पड़ता है पेशेंट को दोबारा से खड़ा करने में। अब जब पेशेंट एक कंडीशन आ गई है कि उठ बैठ पा रहा है, थोड़ा सा चल पा रहा है, वहाँ जस्ट आपको एक सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है, उन्हें एक्सरसाइजेस उनसे करवानी है, ना कि खुद से आपको करवानी है। आपको जस्ट सपोर्ट करते हुए, अगर पेशेंट जैसे उसको चलना है, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो आप साइड पे खड़े रहेंगे, उनके स्टेप्स काउंट करो, उनको थोड़े थोड़े टास्क दो, 10-10-15 मिनट के सेशंस बनाओ कि 15 मिनट्स में आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है। कुछ हर्डल्स रख दी वहाँ पे, जैसे कुछ सामान रख दिया, इसको उठा के आपको वहाँ रख के आना है, उसे फिर वापस लाना है। तो इस एक्टिविटी से पेशेंट का इंटरेस्ट भी बना रहता है
और पेशेंट एक्सरसाइज करने में आनाकानी नहीं करता है, क्योंकि अगर आप सेम ही एक्सरसाइजेज उसे रोज़ करवाओगे, बार बार एक ही जगह चलाते रहोगे, पेशेंट बोर हो जाता है और छोड़ देता है। अगर पेशेंट को हमें वॉक करवाना है, कभी बाहर ले गए, मंदिर, गुरुद्वारा, मार्केट तक उसे ले गए और थोड़ा सा वॉक करवा के वापस ले आए। अब कोविड वाली सिचुएशन में पेशेंट ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि दोबारा से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। उस कंडीशन में अगर आपके घर में बालकनी है या अंदर हॉल में स्पेस है या टेरेस पे है, तो वहीं पे उनका आप वर्कआउट का एरिया बना दो। उनके लिए छोटा छोटा वहाँ पे कुछ कुछ टास्क प्लेस कर दो कि 10 मिनट आपको ये एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट मान लो आपको हाथ की एक्सरसाइजेस पे लगवाने हैं, तो हाथ की जितनी भी एक्सरसाइजेस है काउंट्स करके उनको करवा दी। फिर 10 मिनट्स बाद चेंज कर दिया, अब आप चलो लेग के लिए एक्सरसाइजेस करो। 10 मिनट बाद दोबारा से आप लेग के लिए एक्सरसाइजेस करवाओ, उन्हें चलाओ दोबारा से, और उसके बाद ब्रेन की ट्रेनिंग पे हमें फोकस करना है। तो उनसे वो एक्टिविटीज़ करवाओ जो वो पहले करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, जो काम पेशेंट पहले करता था उसी काम को दोबारा करवाना सिखाना होता है। तो रेपिटेशन की मदद से उन एक्टिविटीज़ को करने से पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि ब्रेन दोबारा सीख जाता है। आई होप ये वीडियो मदद करेगी आपको जल्दी से जल्दी इस बीमारी से रिकवर करने में और सही तरीके की एक्सरसाइज करने में, ताकि आप कोई भी गलती ना करें जिससे आपकी रिकवरी कहीं पे भी स्लो हो जाए। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स हो अपनी कंडीशन को लेकर, अपनी एक्सरसाइजेस को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमसे बात करें। अपनी एक वीडियो क्लिप बना के भेजो कि अभी कितना मूवमेंट है आपकी बॉडी में, कितना चल पाते हो, कितना हाथ में मूवमेंट है, बोल पाते हो, नहीं बोल पाते हो। उसके अकॉर्डिंग हम पूरा आपका बेस्ट टू बेस्ट जो ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए, एक्सरसाइजेस करते रहिए। टेक केयर।